नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी पाठशाला में। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा निबंध। निबंध भी कैसा? व्यंग्यात्मक निबंध, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो किसी भी निबंध को, पाठ को, कविता को पढ़ने से पूर्व लेखक अथवा कवि अर्थात उसके रचनाकार की जानकारी नितांत अनिवार्य है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में झलकता है। रचना को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो हम पहले पाठ के लेखक यशपाल का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि यशपाल का जन्म, शिक्षा, मृत्यु सबके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी शैली के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो प्राइमरी शिक्षा होती है, शुरुआती शिक्षा, कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, यानी कि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, अर्थात कि जो आम जनता है उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें उनकी रचनाओं में मिलती हैं। उसकी क्या समस्याएं हैं, कैसी जीवन शैली है, क्या इच्छाएं होती हैं सामान्य आदमी की, क्या सपने होते हैं, कैसा कठिन जीवन होता है, आजीविका के साधन किस तरह से होते हैं, क्या क्या कष्ट उन्हें सहने पड़ते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं। यही होते हैं आम आदमी के सरोकार। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली होती है जिसमें यथार्थ चित्रण होता है, वर्तमान में जो सच में घटित हो रहा होता है समाज में, हमारी सोसाइटी में, उसका वर्णन यदि किसी की रचना में है तो यथार्थवादी शैली होती है। सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता अर्थात जो अमीर गरीब का भेद हमारे समाज में है, शोषक और शोषित का है, उसके बारे में कहते हैं वो। राजनैतिक पाखंड, कि राजनीति में जो आडंबर फैल गया है, सिर्फ दिखावा रह गया है, नीति रही ही नहीं है, सिर्फ राज करना चाहते हैं सभी, वो पाखंड उनके लेखों में मुखर उठता है। और रूढ़ियों के खिलाफ, कुछ रूढ़ियाँ क्या होता है पहले ही समझते हैं। रूढ़ियाँ होता है कुछ परंपराएं जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उस समय के हिसाब से वो बहुत बेहतर थी। हो सकता है उस समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते आगे उनका रूप बदलता गया, मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से उनमें परिवर्तन कर दिया और नाम परंपरा का दे दिया। लेकिन वो परंपराएं आज के समय में उचित नहीं हैं, लाभकारी नहीं हैं, और हमें फिर भी अगर वो निभानी पड़ती हैं तो रूढ़ी हो जाती है। तो वो कहता है कि रूढ़ियाँ जो है समाज के हित में नहीं है, तो उसके खिलाफ थे, इसलिए उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई। होता है रूढ़ियाँ, ऐसी परंपराएं जो समय के साथ उपयोगी नहीं रही हैं और फिर भी लोग ज़बरदस्ती अगर निभाए जा रहे हैं तो उससे केवल अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये सब भाव उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। उनके कहानी संग्रहों में, कहानी संग्रहों के नाम दिए गए हैं उन संग्रहों में कि एक पुस्तक में अनेक कहानियाँ होती हैं। तो संग्रहों के नाम हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, ये दुनिया लिखा है, यहाँ दुनिया है, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगी, ये शब्द फूल होता है और प्रायः जब बच्चे बोलते हैं, मैंने सुना है, वो फूल बोल जाते हैं। फूल अंग्रेज़ी का फ जो है FOOL फूल हो जाता है, और ये होता है फूल, फ्लावर के लिए। तो फूलों का कुर्ता इसे आप पढ़ें, उल्लेखनीय है, इनके उल्लेख करने लायक हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं उनकी। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जो नॉवल उपन्यास होता है, नॉवल, तो जो उनका नॉवल है झूठा सच, इसमें इन्होंने लिखा जब भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उस समय की जो मानसिक स्थितियाँ और जो देश में उथल पुथल हलचल थी, उसको आधार बनाकर इन्होंने लिखा है। तो त्रासदी तो ट्रेजेडी, उस समय की जो ट्रेजिकल सिचुएशन रही थी वो उन्होंने अपने इस उपन्यास में दिखाई है। मार्मिक होता है जो मर्म को छू जाए, जो हमारे दिल तक बात पहुंच जाए। दस्तावेज होता है ऐसे प्रूफ वाले पेपर्स जो सच लगते हैं। तो उपन्यास बिल्कुल ऐसा ही है जो वास्तव में घटित हुआ लोगों के साथ, और आज भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय तक वो पहुंचता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात,
उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यासों के नाम हैं, और जो पहले हमने ऊपर पढ़े थे वो थे कहानी संग्रहों के नाम। तो उनकी भाषा की विशेषता लिखते हैं वो, भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। कोई ज़बरदस्ती कहीं शब्दों का प्रयोग ये नहीं है कि रचना को विशेष बनाने के लिए, भारी भरकम बनाने के लिए ऐसा कुछ प्रयोग किया गया हो। जो स्वाभाविक रूप से जो शब्द आते गए चयन में, वो उसे लिखते चले गए। अब है पाठ में उन्होंने क्या लिखा है। पाठ का परिचय देते हुए कि जो पाठ है, सबसे पहला प्रश्न बन सकता है पाठ किस विधा में लिखा गया है। पाठ की विधा, टाइप ऑफ प्रोज, पहले भी संकेत किया था मैंने। तो विधा है इसमें निबंध, गद्य की विधा है इसमें निबंध। और निबंध भी कौन सा, उसकी भी एक विशेषता व्यंग्यात्मक, जहाँ जैसे सटायर बोलते हैं आप, व्यंग्य में, हास्य व्यंग्य में अपनी बात रख देना, हंसी मजाक में दूसरे को बहुत कुछ कह देना, वो होता है व्यंग्य। तो व्यंग्य शैली है इनकी, तो व्यंग्यात्मक निबंध है ये। और इसमें लखनऊ के एक नवाब के माध्यम से उन्होंने आज के ऐसे लोगों की मानसिकता पर प्रहार किया है, व्यंग्य किया है, कि जो दिखावटी जीवन जीने में विश्वास करते हैं। तो इस तरह अनेक संकेत करते हुए परिचय देते हो। इसमें लिखा गया है, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। कि उनके मन में प्रश्न आया था कि जब वो लेखन में थे तो कुछ कहानियाँ इस तरह की लिखी जा रही थी जिनका कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो रहा था। अर्थात कि जो कहानी का अर्थ ही होता है कहना, कुछ कहना, और कहना क्या होता है, जो सार्थक हो, जिससे दूसरे को कुछ हित मिले, तभी तो कोई आपको सुने। भी सुन रहे हैं और हमें कुछ लाभ ही नहीं है किसी को सुनने का, तो हम क्यों सुनेंगे। तो कहानी विधा ऐसी थी जिसमें कुछ कहने को हो, जिससे दूसरा कुछ सीख ले सके, शिक्षा मिल सके। तो कुछ कहानियाँ उस समय में ऐसे लिखी जाना शुरू हो गई थी कि जो कहानी के मूल तत्व होते हैं वो उसमें उपलब्ध नहीं होते थे। ना जिज्ञासा है, ना उत्सुकता है, ना कोई जुड़ाव है किसी से, ना शिक्षा है। तो उसमें वो उसकी तरफ संकेत करके उन्होंने ये पाठ लिखा था, निबंध, कि बिना कथ्य के, बिना मैटर के, बिना कथा वस्तु के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन एक यहाँ पर जो निबंध है, हम उसको एक पाठ में इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जो प्रहार कर रही है ऐसे लोगों की मानसिकता पर भी जो दिखावटी जीवन जीते हैं। बहुत सुंदर सा संदेश है। यशपाल उस पतनशील, पतन नहीं है, पतन आएगा, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील होता है डाउनफॉल, जो होता है किसी के जीवन में गिरावट जो आती है। तो सामंती वर्ग जो सामंतों की तरह, राजाओं की तरह जीवन जीते रहे हैं ठाट बाट का, और उनके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है, लेकिन उनकी आदतें वही ठाट बाट वाली हैं, रोबीली हैं, पैसा पास में नहीं है, लेकिन दिखावा ऐसा करना है कि हम तो उसी समय के आज भी जीवन जी रहे हैं, उसी समय का। तो पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर, वास्तविकता अर्थात असलियत से अनजान बने, एक बनावटी जीवन शैली का आदि है, अर्थात अभ्यासों से आदत बन चुकी है दिखावटी जीवन जीने की, कि दूसरे लोगों को कम से कम ऐसा लगे कि हम आज भी उसी तरह का शाही जीवन जीते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी होता है दूसरे के ऊपर जीवन जीने वाली, पर दूसरा जीवी जीवन जीना, कि जो खुद कुछ काम ना करे, जो दूसरे कर रहे हैं उसका बेनिफिट, उसका लाभ वो लेते रहें। ऐसे लोग जिनको आप इंसेक्ट्स, जिनको हम कहेंगे कि जैसे परिवार में कोई बच्चा है, बड़ा हो गया है, युवा है, कमाने लायक है नहीं, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, घर बैठा है, और पिता ही हैं जो अब तक काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के बलबूते वो अपना जीवन चलाए जा रहा है। तो इस तरह के जीवन को परजीवी कह देते हैं। और संस्कृति जो ऐसा करते चले आ रहे हैं, जिनके जीवन शैली ही ऐसी हो गई है, परिवार से दर परिवार आगे बढ़ती जाती है, तो ऐसी होती है परजीवी संस्कृति। तो कहते हैं कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परजीवी संस्कृति में जी रहे हैं। तो इसके बाद होता है पाठ आरंभ, लखनवी अंदाज, जिसमें नाम से ही स्पष्ट है कि लखनऊ का जो अंदाज होता है क्या होता है। तो लखनवी अंदाज को पढ़ने से पहले, तो लखनऊ में क्या है, प्रायः उर्दू भाषा का प्रयोग काफ़ी करते थे लोग उस समय भी, तो उर्दू के शब्द इस पाठ में काफ़ी हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको पहले हमें समझ लेना चाहिए, उनके अर्थ हमें जान लेने चाहिए। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर पाठ पढ़ते हैं।
शब्द संपदा में देखिए पहला शब्द लिखा है मुफस्सिल। देखिए हम फ के नीचे नुक्ता है, जहाँ नुक्ते वाले होते हैं वो अरबी फारसी के ही शब्द होते हैं, तो इससे हम समझ जाएंगे कि फारसी का है तो उर्दू से हमारा संबंध है, तो हमें अर्थ थोड़ा जानना पड़ेगा। मुफस्सिल जैसे इसमें आ गया मुफस्सिल की ट्रेन। मुफस्सिल होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, कि सेंटर ऑफ द सिटी। केंद्रस्थ मतलब बीच में, तो केंद्रस्थ सेंटर ऑफ द सिटी, और उसके आसपास का जो एरिया होता है उसे कहते हैं मुफस्सिल। सफ़ेद पोश का अगर सामान्य अर्थ आप देखो, इसको शब्दों से अर्थ लो, सफ़ेद रंग का नाम हो गया, पोश वस्त्र होता है सफ़ेद कपड़े, लेकिन यहाँ सफ़ेद पोश का अर्थ क्या है? एक सज्जन व्यक्ति। भद्र मतलब सज्जन व्यक्ति, जिसे सभ्य मानते हैं हम, सिविलाइज पर्सन मानते हैं देखने मात्र से ही। तीसरा शब्द है किफ़ायत। किफ़ायत होता है बचत, कि थोड़ा सा कुछ सेविंग हो जाए। तो मितव्ययता, मितव्ययता आएगा। मितव्ययता जो है थोड़ी लिखने में अशुद्धि है इसमें, यह एक और लिखा जाएगा मितव्ययता, जो कम खर्च करना हो, कि कुछ बचाने की इच्छा से जो हम करते हो किफ़ायत कहलाता है। आदाब अर्ज़, जैसे हम नमस्ते कहते हैं, तो जो नवाब लोग होते हैं या मुस्लिम लोग जो होते हैं वो आदाब अर्ज़, उनकी भाषा में वो अभिवादन का एक ढंग है। गुमान, भ्रम, किसी बात को समझ लेना, अपने आप अनुमान लगाना। एहतियात, सावधानी। बुरक देना, बुरकना, छिड़कना, जैसे हम सलाद काटते हैं उस पर नमक मिर्च आदि बुरक दें, उसको कहते हैं। स्फुरण, फड़कना या हिलना। स्फुरण होता है जैसे कुछ सामने बहुत स्वादिष्ट चीज़ रखी है और मुंह में हमारा पानी, अगर मानो हमारे जबड़े चलना शुरू हो गए अपने आप से, ऐसा हमें फील होता है, हालांकि मुंह में कुछ गया नहीं है, उसके लिए है स्फुरण। प्लावित, प्लावित होता है भर जाना। प्लावित किससे? पानी से। जैसे खाने की इच्छा से भरी कोई चीज़ सामने रखी है और खाने से पहले जो मुंह में पानी आ जाता है, इच्छा तीव्र हो जाती है, उसे कहते हैं प्लावित होना। पनियाती, पानी से भरी हुई कुछ सब्जियां, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें पानी बहुत होता है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, तो ये पानी से भरी जो रसीली चीज़ें होती हैं। मैदा कहते हैं अमाशय पेट, जिसको आप स्टमक बोलते हैं। तस्लीम, सम्मान में, हम कहते हैं कोई जैसे घर में कोई बड़ा आता है, जब तक वो बैठे नहीं तो हम खड़े रहते हैं सम्मान में, कि वो बैठ जाते हैं तो फिर हम बैठ जाते हैं। या कहीं क्लास में जब टीचर आते हैं आप खड़े हो जाते हो, वो कहते बैठाती हैं, या खुद अपना स्थान लेने के बाद वो कहते बैठो तो आप बैठ जाते हो, तो ये तस्लीम होता है। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता, कहते सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव करना चाहिए, होता है तहजीब। नफासत, स्वच्छता, बहुत सफाई से कुछ करना, बहुत तरीके से सफाई से। अगर जैसे हम स्लैब पर सब्जी काट रहे हैं तो बहुत ध्यान से छिलके एक तरफ से हैं उसको साथ में डस्टबिन में डालना है, फैला हुआ ना दिखे कुछ, तो नफासत में आता है। फिर है नज़ाकत। नज़ाकत होता कोमलता, बहुत प्यार से कोई कार्य करना। नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जैसे आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं कुछ बारीक जो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनको देखने के लिए, तो वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट यहाँ है, जैसे किसी फल का निचोड़ है वो उसका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, या फिर कोई ऐसा तरीका जो हमने पहले कभी नहीं देखा सुना, उसे कहेंगे सूक्ष्म। जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, कि जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, ऐसे बैक्टीरियाज बहुत होते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट में उसमें आ जाते हैं, सूक्ष्म में आ जाते हैं। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट उस एक तरीके के लिए है जो हम पाठ पढ़ते समय देखेंगे कि नवाब का कौन सा तरीका एब्स्ट्रैक्ट लेखक ने बताया है। फिर है सकील, जो खाने के बाद पचाने में बहुत मुश्किल होती है, डाइजेशन में, तो जो आसानी से नहीं पचता उसे कहते हैं सकील। तो शब्दार्थ हमने जान लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे पाठ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं लखनवी अंदाज बहुत अच्छे से एक व्यंग्यात्मक निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।